गौरी और निक लिफ्ट में फंस चुके थे। उन्हें वहां सुनने वाला कोई नहीं था और अब गौरी पैनिक करते हुए रोने लगी थी। निक भी परेशान था कि तभी निक हिम्मत से काम लेते हुए अचानक ही गौरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद गौरी अचानक ही एक झटके में निक के चेहरे के पास चली गई। ऐसा होते ही गौरी की सांस एक सेकंड के लिए अटक गई, क्योंकि भले ही लिफ्ट में पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन गौरी अपने चेहरे पर निक की सांसों को महसूस कर सकती थी। वह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। घबराहट के मारे उसका रोना बंद हो गया था कि तभी निक ने गौरी को हिम्मत देते हुए कहा, शट अप गौरी, शांत रहो, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और खबरदार जो रोने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। निक की वार्निंग को सुनकर गौरी, जो कि पहले ही काफी रो रही थी, अचानक ही एक बार फिर से फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम निक के बच्चे, छोड़ो मुझे। एक तो हम दोनों यहाँ प्रॉब्लम में हैं, ऊपर से तुम मुझे रुला रहे हो, डांट रहे हो और डरा भी रहे हो। लेकिन आज मुझे तुमसे ज्यादा डर इस लिफ्ट से लग रहा है। पता नहीं कोई हमें क्यों नहीं निकाल रहा। मेरा तो दम घुट रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्यास भी लग रही है, भूख लगी है वह भी कह दो, नहाना है वह भी कह दो, सोना है, टीवी देखना है या डांस करना है, जो बाकी है सबका नाम ले लो। यू इडियट लड़की, यहाँ प्रॉब्लम में सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। लेकिन देखो मुझे, मैं तो तुम्हारी तरह बच्चों की तरह नहीं रो रहा। प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम फेस करनी सीखो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अब चुप हो जाओ जल्दी, वरना खींच कर दूंगा एक थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर कि मुंह घूम जाएगा। कहते हुए निक ने गौरी के गालों को पकड़कर कस के चुटकी काट ली। आह निक के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे चुटकी काटी, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस लिफ्ट में आई, ऊपर से तुम्हारी वजह से मैं इसमें फंस गई हूँ और अब तुम मुझे डांट भी रहे हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ यहाँ आई। अगर बाकी लोगों के साथ चली जाती तो मेरे साथ यह तो नहीं होता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हुए गौरी और भी जोर जोर से रोने लगी और अब निक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अचानक से जोर से चिल्लाते हुए गौरी को डांट कर कहा, गौरी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा नहीं होगा? तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मुझे अभी के अभी निकलना है यहाँ से, मुझे अभी के अभी जाना है यहाँ से। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो। जब हम लोग ऑनलाइन बातें करते थे उस वक्त तो तुम बहुत क्यूट से लगते थे। क्या कहते थे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम इतने खड़ूस से हो कि कोई भी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। यू नो व्हाट, तुम्हें देखकर सब पता चलता है कि तुम क्रिश जीजू के भाई हो। लेकिन एक बात है कि क्रिश जीजू कभी भी आशी दीदी को हर्ट नहीं करते, लेकिन तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो, मुझे चिढ़ाते हो, मुझे डांटते हो और डराते भी हो। यू नो व्हाट, तुम सब के सब भाई एक जैसे हो। रॉकी भैया ने भी नताशा दीदी को कितना रुलाया था और क्रिश जीजू ने आशी दीदी को भी रुलाया था, और तुम मुझे रुला रहे हो। तुम सब के सब भाई पागल हो। तुम सबको लड़कियों को रुलाना अच्छा लगता है। और गौरी के मुंह से अपने भाइयों की बुराई सुनकर निक का पारा पूरी तरह हाई हो चुका था। वह अचानक ही गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए एक झटके में गौरी को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वह अभी भी व्हीलचेयर पर बैठा था। लेकिन अंधेरे में कुछ नजर न आने के कारण गलती से उसने गौरी के हाथ की जगह उसकी कमर को पकड़ लिया था और झटके से खींचे जाने के बाद गौरी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही निक की गोद में जाकर गिरी। इसके बाद दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। झटका लगने के कारण अचानक ही निक की व्हीलचेयर पीछे की तरफ सरक गए दीवार से लग गई। इसके बाद दोनों के होंठ गलती से एक दूसरे से टकरा गए। गौरी का एक हाथ उसके सीने पर और दूसरा उसके कंधे पर था। निक का एक हाथ गौरी की कमर पर और दूसरा उसके कंधे पर था।
यह सिचुएशन उन दोनों के लिए काफी शॉकिंग थी, जिसका अंदाजा दोनों को नहीं था। ऐसा होते ही गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। वह कुछ देर के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी। वह दोनों अभी भी इस पोजीशन में बैठे हुए थे। दोनों के बीच लगभग हवा भी पास होने की जगह नहीं थी। निक अपने सख्त होठों पर गौरी के मुलायम होठों को महसूस कर सकता था कि तभी अचानक ही गौरी के होठ डर के मारे थरथराने लगे। उसका दिमाग अचानक ही कुछ दिनों पहले उनकी हुई वह एक्सीडेंट को याद करने लगा, जो कि सगाई वाले दिन हुई थी। जिसके बाद गौरी ने न जाने कितने ही दिनों तक निक को इग्नोर किया था, लेकिन उसके माफी मांगने के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन अब वह दोनों दोबारा इसी सिचुएशन में थे। निक भी हैरानी से गौरी के होठों को अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर चुका था। वह दोनों कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही वह अपनी किस को आगे परफॉर्म कर रहे थे। वह दोनों सिर्फ एक पोजीशन में भूत की तरह जमे हुए थे कि तभी अचानक ही गौरी को होश आया और वह जल्दी से निक के दोनों कंधों को पकड़कर किसी तरह उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन अंधेरा होने के कारण गौरी ने जैसे ही जमीन पर अपना पैर रखा कि तभी उसका बैलेंस एक बार और बिगड़ गया और वह एक बार फिर निक की गोद में जाकर इस बार गलती से उन दोनों का हग हो चुका था। वह दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे, जिसके बाद आज पहली बार निक को एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसे एक वार्म हग फीलिंग का एहसास हो रहा था और गौरी उसके लिए यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हालांकि वह आमतौर पर रॉकी, समर, आशी और नताशा को गले लगाती रहती थी। यहाँ तक कि राहुल भी उसे प्यार से कभी-कभी अपने गले लगाता था। वह एक बाप बेटी की तरह रहते थे, लेकिन न जाने क्यों निक के हक में उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था, जो एहसास उसे रॉकी और समर के लिए कभी नहीं हुआ। गौरी एक बार फिर अपना सलाइवा घुटने लगी कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि निक, जिसके हाथ फिलहाल नीचे थे, अब उसके हाथ धीरे धीरे गौरी को भी हग बैक कर रहे थे। निक ने अपने हाथों को उसकी कमर में लपेट दिया था। यह महसूस होते ही गौरी एक बार फिर हड़बड़ा गई और अब वो जल्दी से निक की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी कि तभी निक की ठंडी वॉइस उसके कानों में गई, डोंट मूव, कुछ देर इसी तरह बैठी रहो। इतना कहकर निक ने उसे और भी जोर से हग कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। निक की इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर गौरी की तो लगभग सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। अब उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, उसका बदन कांप रहा था। न जाने क्यों उसे निक के अंदर से एक अलग ही वाइब आ रही थी। उसका चेहरा अब पसीने से लथपथ होने लगा था। अब उसकी सांस फूल रही थी, उसका दिल जोरों से घबरा रहा था। लेकिन कुछ देर के लिए वह लिफ्ट में बंद होने वाली अपनी कंडीशन को भूल चुकी थी। उसका रोना पूरी तरह बंद हो गया था और अब धीरे धीरे वह पूरी तरह शांत हो गई थी, क्योंकि निक ने उसके ध्यान को पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया था। निक, जो कि इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए गौरी को अपने सीने से लगाए हुए था, उसे आज बहुत ही अच्छा और स्पेशल एहसास हो रहा था। उसके दिल में जैसे मानो एक अलग ही सुकून था और तभी उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल गौरी के कानों में धीरे से कहा, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। अब खबरदार एक सेकंड भी रोना मत, वरना अभी के अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह अभी पैशनेट हो सकता है, समझी। और निक की इस बात को सुनकर गौरी अचानक ही घबरा गई। वह अपने होश में आ चुकी थी। वह एक झटके में निक के सीने से अलग हुई और घबराते हुए जैसे ही उसकी गोद से उतरने वाली थी कि निक ने एक बार फिर उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत कर उसे वापस अपनी लैप पर बिठाते हुए बोला, खबरदार, जब तक मैं परमिशन ना दूं यहाँ से उठना मत। निक की वॉइस बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, जिसे सुनकर गौरी को काफी ठंडा सा एहसास हो रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अब उसका दिल बहुत जोर जोर से रोने का कर रहा था। अब गौरी को लिफ्ट में बंद होने या अंधेरे से डर नहीं लग रहा था।
बल्कि निक की बातें और उसकी हरकतों को देखकर डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे, जिसे वह किसी तरह कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि निक ने उसे जो वार्निंग दी थी वह नहीं चाहती थी कि वह पूरा हो। वह बेचारी चुपचाप अपनी जगह पर अच्छे बच्चों की तरह बैठ गई और उसे शांत हुआ महसूस कर निक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब उसने एक बार फिर गौरी को धीमी आवाज में पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन है या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ओके? और यह सुनकर गौरी ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहकर निक ने अपने हाथ गौरी के गले में चलाना शुरू कर दिए, जिसे महसूस कर गौरी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने जल्दी से निक के हाथ पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भरे हुए गले से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो ना। हम बच्चे हैं, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए मेरे साथ। कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं बाबा को कह दूंगी। हाँ। गौरी की आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी और उसके ख्याल कहाँ तक जा रहे थे शायद निक इस बात का एहसास लगा सकता था। उसने एक बार फिर गौरी को लगभग डांटते हुए दांत पीसकर कहा, शट अप, ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने गौरी के गले से उसके पेंडेंट को निकाल दिया, जो कि एक शाइनिंग स्टोन था। उस स्टोन के अंदर कुछ शाइनिंग लिक्विड भरा हुआ था, जिसकी वजह से वह कुछ हद तक चमक रहा था। अब निक उस स्टोन की मदद से अपनी व्हीलचेयर में लगे हुए कुछ बटन को देखने लगा। उसने वह स्टोन गौरी के हाथों में देते हुए कहा, यह लो, मुझे इसकी रोशनी दिखाओ। गौरी ने भी हड़बड़ाते हुए वह स्टोन हाथ में ले लिया और अब निक अपनी व्हील चेयर से जल्दी जल्दी कुछ बटन प्रेस करके एक इमरजेंसी अलार्म को बजाता है, जो कि सीधा हॉल में एक छोटा साउंड सिस्टम में जाकर बजा और उससे कनेक्ट एक टेलीफोन में रिंग होने लगी। एक सर्वेंट ने जल्दी से कॉल उठाया और निक के ऑर्डर को पूछा, हेलो, यस लिटिल मास्टर। यू इडियट, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं यहाँ लिफ्ट नंबर 3 में फंसा हुआ हूँ और यहाँ इमरजेंसी लाइट क्यों नहीं चल रही? लिफ्ट को ठीक होने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब मेरे लिए जल्दी हेल्प भेजो, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा और तुम लोगों को जिंदा लाश बना दूंगा, समझे? इतना कहकर निक ने गुस्से में तेजी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके थोड़ी ही देर बाद अचानक ही लिफ्ट का इमरजेंसी लाइट जल चुका था और इसके चलते ही गौरी और निक ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। अपने सामने निक के हैंडसम चेहरे को देखकर गौरी तुरंत ही हड़बड़ाकर उसकी जगह से खड़ी हो गई। इससे पहले निक कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। इसके बाद कई सर्वेंट अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए सर झुकाकर बार बार निक से माफी मांग रहे थे और इतने सारे सर्वेंट को देखकर गौरी एक ही सेकंड में बिना कुछ कहे वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो गई और निक उसे जाता हुआ देखता रह गया। लेकिन फिर उसकी नजर फ्लोर पर पड़े हुए गौरी के उस शाइनिंग स्टोन पर गई। अगली सुबह आशी की आंखें एक बिस्तर पर खुली। सुबह की ठंडी ठंडी हवा बालकनी से होते हुए उसके कमरे तक महसूस की जा सकती थी। हालांकि इसकी बालकनी विंडो बंद थी, लेकिन फिर भी कैलिफोर्निया में इस वक्त स्नोफॉल हो रहा था और मौसम काफी ठंडा था, जिसकी ठंडक कमरे में भी महसूस की जा सकती थी। आशी का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और उसकी आंखों के नीचे कुछ डार्क सर्कल भी थे, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह रात भर बहुत रोई है, क्योंकि उसे क्रिश की बहुत याद आ रही थी और क्रिश ने जो डिवाइस उसे दी थी उसे वह कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आशी अभी भी आइलैंड पर उस कमरे में थी जहां युवान खन्ना उसे छोड़कर गया था, लेकिन 2 दिन से वह वापस भी नहीं आया था और इसीलिए आशी थोड़ी रिलैक्स भी थी, क्योंकि वह तो आते ही उससे शादी की बातें करने लगता था। आशी नहीं जानती थी क्रिश का क्या प्लान है, लेकिन जब तक क्रिश उसे कोई ऑर्डर ना दे आशी कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। आशी को भी कहीं ना कहीं यह अंदाजा था कि क्रिश जरूर कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन क्या
फिलहाल वह नहीं जानती थी। उसे बस अपने साइको पर भरोसा था। आशी बेड से उतरकर अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा रही थी कि तभी अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके ठीक सामने युवान खन्ना अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे थोड़ा तिरछा बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ खड़ा था। इस वक्त उसकी आंखों पर स्काई ब्लू कलर के शेड चढ़े हुए थे। लाइट ब्लू कलर 5 पीस सूट, ब्लैक लग्जीरियस बूट, हाथों में एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशनल वॉच, एक हाथ की उंगली में डायमंड रिंग, जेल से सेट किए हुए लाइट ब्राउन हेयर, जिसमें वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो युवान खन्ना दिखने में सचमुच काफी हैंडसम, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, 6 पैक्स एप और 6 फीट की हाइट का काफी अट्रैक्टिव बैचलर था, जिसके लुक्स पर शहर की कई खूबसूरत और अमीर लड़कियां मरती थी। एक माफिया और बड़े बिजनेसमैन के बेटे होने के कारण उसकी न्यूज और पोस्टर्स भी अक्सर अखबारों में छपते रहते थे। इसके बाद उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और उसकी पॉपुलैरिटी लड़कियों में काफी हद तक थी। वैसे तो उसके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड स्माइल ही रहती थी, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब भी वह दिल से मुस्कुराता था सचमुच काफी हैंडसम लगता था। लेकिन उसका इतना हैंडसम और अमीर होने के बावजूद उसे अपने सामने देखकर आशी का मुंह बन गया। वह अपने चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान लाते हुए बोली, तुम फिर आ गए? ऑफ कोर्स, मुझे तो आना ही था क्यूटी पाई। अब यह मत कहना कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। तो तुम्हारी खातिरदारी में यहाँ कोई कमी तो नहीं हुई? कहते हुए युवान खन्ना आशी को साइड कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपने पेंट में के दोनों पॉकेट में हाथ डाले वह अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाते हुए अपनी आंखों पर चढ़े ब्लैक शेड को निकालकर अपने हाथों में रखता है। इसके साथ ही वह गोल गोल घूमते हुए कमरे में लगे हुए सभी कैमरास को देख रहा था, जिसे देखकर आशी अपनी नजर तुरंत इधर उधर करने लगी, कहीं उसे कुछ शक ना हो जाए। क्या बात है क्यूटी पाई, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया। कहते हुए उसने दोबारा पलटकर आशी की तरफ देखा और उसकी बातों को सुनकर आशी जल्दी से आगे आते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब पता नहीं। देखो युवान, तुम मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? मुझे प्लीज मुझे वापस जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, शट अप क्यूटी पाई, क्योंकि अब यह नामुमकिन है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आशी के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उसे अपनी नजरों से ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, क्योंकि अब तो तुम्हें बहुत जल्द मेरा होना है, बस कुछ घंटे की देरी है। खैर, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया था। आई एम सॉरी, हमारी शादी 2 दिन बाद होने वाली थी पर मैं आ नहीं पाया। वह क्या है ना, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, लेकिन तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। कहते हुए युवान ने दरवाजे पर खड़े अपने सर्वेंट की तरफ इशारा किया। इसके बाद कुछ सर्वेंट जल्दी जल्दी कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे जिसमें रेड वेलवेट का कपड़ा बंधा हुआ था और उनमें कुछ गहने, रेड इंडियन ब्राइडल लहंगा और कुछ सामान था, जिन्हें देखकर आशी की भौहें एक बार फिर चढ़ गई। इसके साथ ही 2 फैशनेबल लड़कियां यहाँ आई। अब युवान आशी की तरफ देखते हुए उसके सामने बेड पर रखे हुए सभी ज्वेलरी और ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए, यह तुम्हारे ब्राइडल कॉस्ट्यूम है क्यूटी पाई, और यह तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट। 1 घंटे के अंदर रेडी होकर नीचे आओ, आज ही हमारी शादी है। इतना कहकर युवान वह दोनों फैशनेबल लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी दुल्हन को अच्छे से तैयार करना, कोई कमी ना रह पाए। आज वह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने अच्छा काम किया तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया
या 1 घंटे से 1 सेकंड की भी देरी हुई तो इतनी बुरी मौत मिलेगी जिसका अंदाजा भी तुमने नहीं लगाया होगा। इतना कहकर युवान आशी की तरफ पलटकर प्यार से मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, क्यूटी पाई, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ और आराम से रेडी होकर जल्दी आ जाना। और हाँ, अगर 1 घंटे में तुम इन लोगों से रेडी होकर नहीं आई तो 1 घंटे 1 सेकंड के बाद मैं खुद यहाँ आकर तुम्हें अपने हाथों से रेडी करूंगा, जो शायद तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा कर वहां से जाने लगा कि तभी आशी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पीछे से आवाज देते हुए बोली, शादी और तुमसे माय फुट, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सबसे पहली बात कि मैं शादीशुदा हूँ और दूसरी बात कि मैं अपने मम्मी पापा के मर्डरर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, समझे। और आशी की बात सुनकर युवान अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए अपने सामने खड़ी सभी सर्वेंट और दोनों मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए बोला, 56 मिनट है तुम्हारे पास, इसके बाद या तो मैडम नीचे या फिर तुम सब ऊपर। अब इसका फैसला तुम्हारी मैडम ही करेगी। इतना कहकर वह अपनी आंखों पर ब्लू शेड दोबारा चढ़ाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से चला गया। और उसकी बातों को सुनकर आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी सभी सर्वेंट और वह दोनों लड़कियां आशी के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम प्लीज रेडी होने के लिए मान जाइए वरना प्रिंस हमें मार देंगे। अब हमारी जान आपके हाथों में है। सभी लोगों को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर आशी को अचानक ही क्रिश की बात याद आ गई कि आशी उसकी नजरों से दूर नहीं जा सकती। उसकी नजर हर पल उस पर है। जिसे याद कर आशी हाँ में सर हिलाकर उन लोगों की बात मानने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता है उसका साइको उसे किसी का नहीं होने देगा। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं साइको, क्योंकि मुझे पता है मेरी टेंशन मेरे साइको को है। इन शब्दों को दिल ही दिल में कहते हुए लगभग 1 घंटे बाद आशी रेडी भी हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह दोनों लड़कियां आशी को रेडी करके नीचे हॉल में लेकर आई, जहां युवान खन्ना पहले ही शादी दूल्हे के लिबास में पूरी तरह से रेडी खड़ा था। गोल्डन और क्रीम कलर की मिक्स शेरवानी, रेड दुपट्टा, रेड पजामा, गले में कीमती हार, सर पर दूल्हे की पगड़ी, रास्ते में बिखरे हुए फूल और सामने गार्डन में बना हुआ एक खूबसूरत सा मंडप जिसके बीचों बीच एक पंडित बैठा हुआ था। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने कुछ कमांडो की तरह ड्रेस पहन रखे थे। यह नजारा देखकर आशी को बहुत घबराहट हो रही थी कि तभी युवान अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए आशी के पास आकर उसके हाथ को बड़े प्यार से अपने हाथों में लेकर बोला, फाइनली आज तुम मेरी होगी क्यूटी पाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया है। आज तुम्हें हासिल करने के बाद मुझे मेरी जीत भी हासिल होगी। इतना कहकर वह आशी का हाथ पकड़कर उसे बड़े ही प्यार से दूल्हे के अंदाज में मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। अब आशी उसके साथ फूलों की राहों से होते हुए ठीक मंडप के सामने खड़ी थी और पंडित जी जो कि पहले ही मंत्र पढ़ रहे थे उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए। पंडित के कहने के बाद युवान आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बगल में बिठा लेता है और अब पंडित जी शादी की रस्में रिवाजों को शुरू कर चुका था। हवन में जल रही अग्नि आहुति को देखकर आशी को युवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह दिल ही दिल में अपने साइको को याद कर रही थी और परेशान होते हुए अपने आप से बोली, कमाल है, टिपिकल हिंदी सीरियल्स की तरह हर 30 एपिसोड के बाद मेरी शादी ही क्यों होती है। यह सारे के सारे पागल मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं और यह मेरा साइको कहाँ है। साइको कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारी फायरफ्लाई को कोई और उड़ा ले जाएगा। इतना कहते हुए आशी दिल ही दिल में रो रही थी। उसका बस चलता तो वह अभी और इसी वक्त युवान पर अटैक कर सकती थी। हालांकि उसके बाद शायद उसका यहाँ से बच निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन वह अपने जीते जी अपने साइको के अलावा तो किसी और की नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी
वह शांत थी क्योंकि उसे यकीन था कि साइको जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा है और इस वक्त उसे अपनी फायरफ्लाई की कंडीशन के बारे में भी पता होगा। इसी उम्मीद के भरोसे आशी अभी तक चुपचाप बैठी थी कि तभी अचानक ही पंडित की बात सुनकर उसकी सांस गले में अटक गई। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित की बात सुनकर युवान आशी का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही पहला फेरा शुरू होने वाला था कि तभी आशी एक बार फिर मासूमियत का ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोते हुए युवान से इस शादी के लिए मना करने लगी। युवान खन्ना, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, छोड़ो, मुझे जाने दो। इतना कहकर आशिक किसी तरह शादी को लेट कर रही थी। वह मासूम सा चेहरा बनाकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद युवान ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और वह उसके साथ एक बार फिर शादी करने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही वह आशी को डांट भी रहा था। आशी लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उसकी सांस पूरी तरह चढ़ चुकी थी। वह बार बार युवान के हाथों पर मार रही थी और युवान उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ फेरे ले रहा था। थोड़ी ही देर में फेरे कंप्लीट हो चुके थे और पंडित ने आशी की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। पंडित की बात मानकर युवान ने अपनी चुटकी में सिंदूर उठाया और जैसे ही आशी को लगाने वाला था कि तभी आशी समझ चुकी थी कि उसे फिलहाल यहाँ से भागना होगा। आशी अटैकिंग पोजीशन में आई कि तभी अचानक ही वहां बहुत सारे लोग आकर युवान और उसके गार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यह देखकर आशी हैरानी से सामने की तरफ देखने लगी क्योंकि यह सभी गार्ड कृष के तो नहीं थे, क्योंकि उनके कपड़ों पर ड्रैगन का लोगो नहीं था। अब युवान गुस्से से उन सभी गार्डों को देखते हुए चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कि तभी अचानक ही एक वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक हाईनेक स्वेटर और लॉन्ग ओवरकोट के साथ जींस पहने, आंखों पर गोगल शेड, हाथों में ब्लैक ग्लव्स और सर पर टोपी पहने एक मजबूत और रुआबदार पर्सनैलिटी अपने हाथों को घुमाते हुए और अजीब तरह से मुंह से सीटी बजाते हुए अचानक ही युवान और आशी के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और आशी की आंखों में हैरानी आ गई कि तभी वह इंसान अपनी सीटी बजाना छोड़कर आशी और युवान को कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो युवान खन्ना, क्योंकि जीवा की हिम्मत कितनी है यह तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम जीवा, खबरदार, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तुम्हें जो ऑर्डर मिले हैं अगर उसे फॉलो करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर यह लड़की मेरे होने वाली वाइफ है और मेरी जीत की ट्रॉफी है, मैंने डैड को पहले ही कह दिया था कि वह और उनके लोग इससे दूर रहें। ओह रियली युवान खन्ना, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारी बातों को तुम्हारे डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे? तो मुझे लगता है कि यहाँ तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो माफिया किंग किसी की नहीं सुनता। उन्हें जो फैसला लेना है वह लेकर रहते हैं और फिलहाल उन्होंने फैसला लिया है कि इस लड़की को मारना होगा, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। और तुम तो मुझे जानते हो, जो मुझे कोई ऑर्डर मिले और मैं उसे फॉलो ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस अपनी इस गर्लफ्रेंड या फिर ना होने सकने वाली वाइफ को अलविदा कह दो, क्योंकि अब यह तुमसे विदा लेने वाली है। कहकर जीवा यानी कि अंश ने मंडप में बैठी हुई आशी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी और ऐसा होते ही देखकर युवान को बहुत गुस्सा आने लगा। वह अचानक ही गुस्से में अपनी गन निकालकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। खबरदार जीवा, यह करने की कोशिश भी मत करना। यह लड़की मेरी जिद है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना। कहकर इससे पहले कि युवान कोई एक्शन लेता कि तभी अचानक ही जीवा ने युवान के पीछे खड़े
किसी इंसान को आंखों से इशारा किया जिसे युवान भी समझ चुका था। उसने तुरंत ही पलटकर पीछे देखा कि तभी इसी बात का फायदा उठाकर जीवा ने एक लात युवान के हाथों पर मारी, जिसके बाद युवान के हाथों से गन हवा में उछल गई और अगले ही पल उसे जीवा ने अपने हाथों में पकड़ ली। अब जीवा अपने हाथों से गन दोनों के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की युवान खन्ना, पर क्या करें, जीवा के आगे तुम्हारी नहीं चलेगी। जीवा ने आज तक अपना कोई भी टारगेट नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ेगा। इस लड़की को मरना तय है। इतना कहकर वह अपनी कोल्ड नजरों से सामने खड़ी आशी को देखने लगा कि तभी आशी जीवा की असलियत से पहले ही वाकिफ हो चुकी थी और उसे जीवा का दिया हुआ धोखा याद कर उस पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने कभी उसे भाई कहा था, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपने चेहरे पर थोड़े शॉकिंग रिएक्शन लाते हुए महसूस मासूम सा चेहरा बनाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए बोली, कार्तिक भैया, यह मैं क्या देख रही हूँ? आप और जीवा, और आज आप यहाँ मुझे मारने आए हैं? क्या सचमुच? क्या आप अपनी आशी को मार देंगे? आशी का मासूम चेहरा देखकर जीवा अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, आई एम सॉरी आशी, लेकिन तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे यही ऑर्डर दिया है और मेरे सामने यह मासूम चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मुझे कमजोर नहीं कर सकता। तो गुड बाय आशी। इतना कहकर जीवा ने अचानक ही एक गन फायरिंग की, जिसके बाद अचानक ही आशी और युवान इकट्ठे चिल्ला उठे, नहीं। तो दोस्तों, क्या जीवा आशी को मार देगा? क्या अंश अपनी ही बहन को मार गिराएगा? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।